नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशि शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे बैठकों का दौर जारी, सशक्त भू कानून की तैयारी। देवभूमि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग, मंत्री धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक गैरसैंण में बुलाई। इस बैठक में 3 मुख्य विषयों पर चर्चा की गई। इसके तहत सख्त भू कानून के क्रियान्वयन और इसके प्रभाव के साथ ही राज्य में इसे लागू करने के साथ ही पहाड़ों से पलायन को रोकने के उपायों पर चर्चा की। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगले बजट सत्र में सख्त भू कानून का बिल लाने की बात कही है। वहीं सीएम धामी का कहना है कि सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के साथ ही लैंड माफिया पर भी एक्शन सरकार का जारी रहेगा। वहीं इस बीच राज्य में सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि मुख्यमंत्री की यह बैठक सिर्फ आई वॉश है। भाजपा ने राज्य के सख्त भू कानून को कमजोर किया है। ऐसे में भाजपा सरकार से सख्त भू कानून लागू होने की कोई उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में समय समय पर भू कानून में संशोधन किए गए। इसके तहत तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भू कानून में संशोधन करते हुए जमीन खरीद की बाध्यता को समाप्त किया गया था। सवाल यह है कि क्या धामी सरकार राज्य में सख्त भू कानून लागू करेगी? आखिर क्यों विपक्ष को सरकार की मंशा पर भरोसा नहीं हो रहा है? आज इसी मुद्दे पर बातचीत, उससे पहले रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव के बीच राज्य सरकार की मुश्किलें, सख्त भू कानून और मूल निवास लागू करने की मांग ने बढ़ा दी है। इस मांग को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन चल रहे हैं। इस आंदोलनों में लोगों की उमड़ रही भीड़ ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार प्रदेश की जनता को सख्त भू कानून और मूल निवास लागू करने का वादा कर चुके हैं। बावजूद इसके तमाम राजनीतिक दल और स्थानीय संगठनों की ओर से आंदोलन को किया जा रहा है। इस बीच मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित टिमरी ने सख्त मूल निवास और भू कानून लागू करने की मांग को लेकर भू हड़ताल की चेतावनी दी है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार अगले बजट सत्र में सख्त भू कानून का बिल लाने जा रही है। उसके लिए हमने पहले ही घोषणा कर दी है कि आगामी जो हमारा बजट सत्र होगा उस बजट सत्र में हम एक सशक्त भू कानून भी लाएंगे। हाँ, मैंने जिस दिन उन्होंने ये कहा, मैंने तत्काल उन्हें ये कहा कि भाई मैंने जनता को कहा कि ये ऊँट अब पहाड़ के नीचे आया है, लोगों की बात सुनने लगा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं कल से देहरादून में हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि सचिवालय से मेरे पास तमाम ये बातें हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने पहले हलचल पैदा करके इस बारे में वो लोग जो इस प्रकार के व्यापार में सम्मिलित हैं, उनके लिए एक नई खिड़की खोल दी, एक नया रास्ता खोल दिया है। तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी के पास ये मौका था कि मुख्यमंत्री जी इसमें ऑर्डिनेंस लाते, और गोपनीयता की शपथ इसीलिए दिलाई जाती है कि ऐसे मामलों में आप गोपनीयता के तौर पर काम करके अंजाम दे दें काम को, और ऑर्डिनेंस लाते, और उसके बाद जब विधेयक बनने का वक्त उन्होंने विधानसभा सत्र में कहा कि बजट सत्र में करेंगे तब करते। लेकिन उन्होंने समय से पहले ये कह के एक नई बहस को जन्म दे दिया और राज्य के प्रति उनकी निष्ठा पर प्रश्न खड़ा होता है। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति की टीम लंबे समय से मजबूत भू कानून और मूल निवास 1950 को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रही है, और जनता की ही ताकत का दबाव है कि आज सरकार मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर लगातार मीटिंग करने जा रही है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हम सरकार से कह रहे हैं, सबसे पहले 2018 के बाद भूमि कानूनों में जितने भी संशोधन हुए हैं, सरकार सबसे पहले उन्हें रद्द करे, और बाहरी राज्यों के लोग जो यहाँ पर 30 सालों से रह रहे हैं, उन्हें यहाँ पर सिर्फ 200 वर्ग मीटर, वो भी परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति को ही आवास बनाने के लिए ज़मीन खरीदने की छूट दी जाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग की जा रही है।
सरकार की ओर से पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून के लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी। इस गठित भू कानून समिति ने सितंबर 2022 में धामी सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी, लेकिन शासन स्तर पर समिति की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उत्तराखंड में समय समय पर भू कानून को लेकर संशोधन किए गए हैं। इसके तहत तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भू कानून में संशोधन करते हुए जमीन खरीद की बाध्यता को समाप्त कर दिया जाता है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि राज्य के सख्त भू कानून को कमजोर करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। क्या होती है भू कानून को बैठक, आप ये जवाब दीजिए पहले मेरा। मैं 5 बार आपके साथ सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ चुका हूं कि नरेंद्र तिवारी का बनाया हुआ भू कानून किसने नष्ट भ्रष्ट किया, किसने लैंड की जो सीलिंग थी 12.5 एकड़ की खत्म करी। आप 7 साल से राज्य में, इस राज्य में उत्तराखंड के अंदर इन 7 सालों में कितनी जमीन की खरीद फरोख्त हुई, क्यों नहीं बताते? जांच बैठाएंगे, जांच करेंगे, जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगेंगे। अरे भैया, भू कानून का सारा जो बेड़ा गर्क करने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। त्रिवेंद्र सिंह जी ने उसमें अग्नि लगाई थी और घी डालने का काम तीरथ सिंह जी ने और पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। ये आई वॉश नहीं है तो क्या है, आप बताइए ना। केदारनाथ जी की शिला आप ले जाते हो, शिला ले जाकर के वहां पर आप मंदिर में स्थापना करते हो और उसके बाद मुकर जाते हो। आज भू कानून सारा एनडी तिवारी की सरकार के द्वारा बनाया गया भू कानून, उसको आपने नष्ट भ्रष्ट कर दिया और अब आप आंसू बहा रहे हो घड़ियाली। कांग्रेस पार्टी को तो यही नहीं पता भू कानून है क्या। अगर वो ये समझ पाते तो अपने समय में कुछ तो उदाहरण पेश करते कि हमने ये इस दिशा में ये काम किया था। तो उनको खुद डेफिनेशन नहीं मालूम, वो पहले खुद जान ले कि भू कानून क्या है, क्या उसमें संशोधन होने चाहिए, क्या हो रहे हैं और किस संदर्भ में हम अपने उत्तराखंड के मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमारे जो अधिकार उत्तराखंड वासियों के हैं, उत्तराखंडियों के हैं, उनके संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, हमारी सरकार बेहतर जानती है और उस दिशा में काम कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सख्त भू कानून और जो मूल निवास की जो लड़ाई है, ये उत्तराखंड क्रांति दल राज्य बनने से पहले से लड़ रही है। हालांकि इसमें तेजी तब आई है जब त्रिवेंद्र सरकार ने इसको बिल्कुल लचीला कर दिया था और ये कह दिया था कि जो उद्योगपति है यहाँ पर जो ज़मीन लेंगे, लेकिन वो जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं 2 साल के अंदर अंदर उसको बनाना है। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, वो इतना लचीला हो गया कि लोगों ने उस ज़मीन को दूसरी तरफ से उसका लैंड यूज़ कर रहे थे और उद्योगपति धीरे धीरे उत्तराखंड को हड़प रहे थे। अब जब चारों तरफ जो है सख्त भू कानून और मूल निवास की जो जंग छिड़ रही है, जो आंदोलन चल रहा है और जो बार बार हमारा उत्तराखंड क्रांति दल इस पर जो है आक्रोशित है, तब धामी सरकार ने आज आनंद फानंद में बैठक बुलाई है। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव के बीच राज्य में एक बार फिर सशक्त भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां सरकार सख्त भू कानून और मूल निवास लागू करने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसकी मांग प्रदेश भर में तेज होती जा रही है। इस बीच गैरसैंण में बुलाई गई बैठक के बाद भाजपा सख्त भू कानून लागू करने का दावा तो कर रही है, लेकिन विपक्षी दलों को सरकार के इस दावे पर भरोसा नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या धामी सरकार राज्य में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने के लिए गंभीर है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो जिस तरीके से भू कानून और मूल निवास को लेकर काफ़ी लंबे समय से विपक्षी दलों द्वारा मांग चल रही थी, अब इसको लेकर सरकार भी काफ़ी गंभीर नज़र आ रही है और इसको अगली जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बैठकें लगातार की जा रही हैं, अगले सत्र में से लागू किया जा सकता है। हिमाचल के तर्ज पर यह भू कानून सख्त होगा। फिलहाल सरकार की मंशा पर विपक्ष अभी भी सवाल खड़े कर रहा है, जिस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। संजीव वर्मा प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रमोद कपरवान जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रांजल नौडियाल जी सचिव भू कानून मूल निवास संघर्ष समिति से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उदित घिड़ियाल जी समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रांजल जी से करते हैं। प्रांजल जी, जिस सख्त भू कानून और मूल निवास की मांग की जा रही है, सरकार अब उसको लेकर संजीदा नजर आ रही है
और सरकार का ऐसा कहना है कि हम अगले सत्र में इसको लेकर आएंगे और जो जनता की मांग है उसे हम पूरा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस डिबेट में शामिल करने के लिए। देखिए मैम, ये सरकार की संजीदगी तो इस बात से पता चलती है कि पिछले 24 सालों में दोनों राष्ट्रीय दलों ने यहाँ सरकारें बनाई और जमीनों के कानून मजबूत करने की बजाय लगातार कमजोर किए। इसी बात से पता चलता है कि वो कितने जो है संजीदा एंड आप ये कि क्या किसी विजनरी डॉक्यूमेंट की जरूरत है या किसी बहुत बड़ी कमेटी की जरूरत है या बहुत बड़ी एक्सपर्टीज की जरूरत है ये समझने के लिए कि प्रदेश में भू कानून कैसा होना चाहिए। जमीन तो वैसे ही प्रदेश का विषय है और हम इतने सालों से हमने इतने विजनरी एक्ट देख लिए। हमने 1972 में हिमाचल में यशवंत सिंह परमार जी की अध्यक्षता में जब उन्होंने अपने यहाँ एक लैंड एक्ट वो लेके आए थे, हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, उसमें जो धारा 118 थी जिसमें उन्होंने कहा था कि केवल कृषक ही हिमाचल में जमीन ले सकता है और हिमाचल का ही कृषक होना चाहिए क्योंकि बाहर के किसी भी कृषक को अपने यहाँ मान्यता नहीं देते हैं। यानी इतनी मुश्किल उन्होंने जो जटिल प्रक्रिया करी धारा 118 में, तो क्या हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं या हमें पता नहीं है कि ये ऑलरेडी जो है कम से कम 40 साल पहले इस तरह की जो है एक्ट आ चुका है। आप सिक्किम में देखिए, सिक्किम जो है 371F में जो है अपने आप को संरक्षित करता है। क्या हमें पता नहीं है? क्या अभी भी हमें कमेटियों की जरूरत है ये समझने के लिए कि भूमि किस तरह से बचेगी? देखिए, हमारा मानना है कि ये साफ साफ पॉलिटिकल विल और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव विल का काम है। अगर आपके अंदर मंशा है तो आप इसे 20 साल पहले ले आते, 24 साल पहले ले आते, लेकिन अगर आपकी मंशा नहीं है तो वो इस सत्र में, उस सत्र में, किसी सत्र में नहीं आने वाला है और ये एक कमजोर कानून बन के ही सामने आएगा। ठीक है, प्रमोद का परवान जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी दीपक रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार जो है एक और बिल लाने की बात कर रही है, भू कानून को और सख्त करने की मांग कर रही है, तो वहीं विपक्ष को ऐसा नहीं लगता है कि सरकार की मंशा जो है वो साफ है? जिस गंभीरता के साथ और अधीरता के साथ इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी का बिल लाए, उसे पास कराया, यदि वही गंभीरता और अधीरता अगर भारतीय जनता पार्टी इस मजबूत जो मूल निवास और भू कानून है इसमें दिखाती तो विपक्ष भी विश्वास जरूर करता। लेकिन जिस तरीके से ये टाल मटोल की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, इसी प्रकार से ये जो प्रभाव जो जनता का प्रभाव है वो जिस तरीके से अब पड़ रहा है सरकार के ऊपर, अब उनको लग रहा है कि तमाम विपक्षी दल और सामाजिक संगठन अब एक सुर में ये बात कर रहे हैं कि इस प्रदेश को अगर किसी तरीके से बचाया जा सकता है तो एक सख्त भू कानून और मूल निवास को बिना लाए नहीं किया जा सकता। तो अब इस तरीके की बातें की जा रही है, मीटिंग की जा रही है। अब आप देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि अगर आपको या तो आप कहिए कि 2018 में जो अमेंडमेंट किया था इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आप उसे निरस्त कर रहे हैं। आपके पास तो आप तो सत्ता में है ना, आप कह सकते हैं इसको। और सख्त भू कानून के लिए नजीर पेश करने के लिए आप मुझसे परे प्रांजल जी ने बता दिया कि तमाम दूसरे राज्यों में इन चीजों को पहले से किया जा रहा है, उसका अध्ययन करके लाया जा सकता है। इसमें 3 सदस्य कमेटी बना के गैरसैंण में सिर्फ ये जनता को एक तरीके से एक मैसेज देने के लिए कि सरकार गंभीर है, इस तरह की कार्रवाई से अब काम नहीं चलने वाला है। अब यहाँ की जनता 24 वर्ष बाद समझ चुकी है कि अब अगर इस प्रदेश को बचाया जा सकता है तो एक सख्त भू कानून और मूल निवास के साथ ही। और सबसे अच्छी बात यासी जी क्या है, ये दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। उत्तराखंड क्रांति दल स्पष्ट मानता है कि बिना मूल निवास के आप सख्त भू कानून ला ही नहीं सकते, और सख्त भू कानून लाने के लिए आपको मूल निवास करना ही पड़ेगा। उसकी एक बाध्यता आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी कि मूल निवासियों के अधिकार क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए सरकार किस स्वरूप में एक सख्त भू कानून लाना चाहती है। जब तक ये चीजें स्पष्ट नहीं होती जनता के बीच में, तब तक जनता हो या विपक्ष हो, उसका जो संशय है सरकार की नीयत के ऊपर वो बना रहेगा। गेड़ियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदित जी, आज वापस से हमको चर्चा करनी पड़ रही है मूल निवास और भू कानून को लेकर। हालांकि अगर
पॉजिटिविटी है तो अच्छा लगता है कि हाँ उत्तराखंड को एक सख्त भू कानून मिले, लेकिन मंशा कितनी क्लियर है ये समझना ज़रूरी हो जाता है। अनम्यूट कीजिएगा। याची जी देखिए, उत्तराखंड में जो भू कानून की हम लोग अब बात कर रहे हैं लागू करने की, वो पहले तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम पहाड़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र को तो आप नहीं जोड़ पाएंगे। यानी हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के कुछ हिस्से को नहीं जोड़ पाएंगे। हिमाचल में जब कानून लगा था तो हिमाचल में कोई भी मैदानी क्षेत्र नहीं था, नॉन पहाड़ी क्षेत्र नहीं था। एक पंजाब का हिस्सा जरूर था वहां पर छोटा सा, लेकिन ज्यादातर 90 से ज्यादा परसेंट, 95-96% पहाड़ी इलाका था। हमारे यहाँ दिक्कत ये हुई है, नेताओं ने, इसमें सभी नेता दोषी हैं, इसमें हम लोग भी दोषी हैं, पढ़े लिखे जितने बुद्धिजीवी हैं जो एक उम्र पार कर चुके हैं, कि हम लोगों ने विरोध नहीं करा जब हरिद्वार और उधम सिंह नगर जुड़ गया था। अब जब हरिद्वार और उधम सिंह नगर जुड़ गया है तो झबरेड़ा के कुरैशी साहब या कोई भी उधम सिंह नगर किच्छा का कोई भी निवासी वो पिथौरागढ़ में भी लेने का उतना ही हकदार हो गया, उत्तरकाशी और पौड़ी में भी जितना हम उधम सिंह नगर या हरिद्वार में लेने के हो गए। ये बहुत जटिल है, इसको समझना बड़ा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग बोल देते हैं भू कानून है। उसके बाद दूसरा है मूल निवास का, तो मूल निवास भी हमें ही लागू होगा, हमें ही मिलना चाहिए। पहाड़ी प्रदेश, अब हम ये कैसे मानेंगे कि रुड़की में कौन था, उधम सिंह नगर में कौन था, कई सारे इशू। अब आप छोटा समझिए, 2021 में 2021 में अभी मैंने कहीं पढ़ा, जमीन ली थी अल्मोड़ा में कहीं पर 15 नाली, तो 15 नाली जमीन उन्हें एग्रीकल्चर मिली कैसे जब वो यहाँ के हैं नहीं? तो कौन दंडित होगा? क्या किसी को दंडित करा जाएगा? भू कानून अभी अगर राहत देनी है और सरकार की मंशा है कि पहाड़ में सख्त भू कानून आए, तो उसके लिए आपको तत्काल पहाड़ी क्षेत्र में संपूर्ण बैन लगाना पड़ेगा। मैंने पिछली बार भी आपकी डिबेट में बोला था, उससे पहले भी बोला था, और मैं लगातार बोल रहा हूं कि हम भू कानून की जो लगाने की बात कर रहे हैं वो कृषि योग, कृषि की भूमि बची कितनी, निकायों का एक्सपेंशन। मैं सभी जो मेरे साथी बैठे हैं आज डिबेट में सभी को बता रहा हूं, ये बहुत ज्ञान की बात है कि हम कृषि भूमि, हम भू कानून हमारा केवल कृषि पे नहीं संपूर्ण भूमि पर चाहिए, कि जो निकायों का एक्सपेंशन हो रहा है वो धीरे धीरे श्रीनगर का एक्सपेंशन, श्रीनगर डांग आ गया, कई गांव ऐसे ही नैनीताल, ऐसे ही देहरादून ऊपर चक्राता की तरफ चलता जा रहा है, ऐसे ही अल्मोड़ा में निकायों का तक विस्तार होता रहेगा, वो कृषि भूमि उसमें शामिल होती रहेगी, और जैसे ही वो निकाय के अंदर आ जाएगी हर कोई व्यक्ति वहां पर बाहर वाला भी आके खरीद सकेगा। डिबेट में ठीक है, उदय जी वापस आएंगे। संजीव वर्मा जी, भू कानून को लेकर एक बार फिर से चर्चा छिड़ चुकी है, और हालांकि इस बार विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि आपकी मंशा नहीं है कि आप भू कानून को लागू कर पाएं, और तमाम क्लॉज जो है वो उदित घड़ियाल जी बता रहे हैं कि किस तरीके की कमियां खामियां जो हैं वो देखने को मिलेंगी अगर आप भू कानून ले भी आते तो निकायों का विस्तारीकरण हो रहा है, इसको लेकर भी यहाँ पर उदित जी ने कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले तो क्या कुछ कहना है इस पर? जैसे जी देखिए, सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है। हम एक मजबूत भू कानून यहाँ पर लाने जा रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिन्होंने आज 3 सदस्यीय के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक गैरसैंण में आहूत की गई थी, और जिसमें भू कानून को लेकर जो भी अपना नजरिया है वो पूरी तरह से स्पष्ट किया है। और मैं सोचता हूँ बहुत ही शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात पर स्पष्ट किया है कि बहुत ही जल्द हम एक सख्त भू कानून यहाँ पर लाने जा रहे हैं, और संभवतः जो हमारा बजट सत्र है उसमें इसका ड्राफ्ट हम लोग लेकर आ सकते हैं। और जिस प्रकार से
विपक्ष एक जो अपनी झूठ की दुकान लगातार यहाँ पर चलाता रहा है, जिनको ना उत्तराखंड से कोई लेना देना है, ना उत्तराखंड की अस्मिता से कोई लेना देना है, ना उनको यहाँ के विकास से कोई लेना देना है, उनको केवल और केवल हर विषय के ऊपर राजनीति करनी है। और मैं सोचता हूँ उनकी राजनीति को उत्तराखंड की जनता भी भले से जान चुकी है कि वो केवल और केवल अपनी दुकान चलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका उत्तराखंड के सरोकारों से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। अभी जिस प्रकार से कांग्रेस के कई नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और सभी इंगित कर रहे थे स्वर्गीय एनडी तिवारी जी के शासनकाल की बात, तो इनको ये जान लेना चाहिए कि स्वर्गीय एनडी तिवारी जी के शासनकाल में यहाँ पर भू माफिया तंत्र इस कदर हावी था। एक दिन में 3-3 बार जमीनों के दाम चेंज हुआ करते थे और तमाम जो कृषि भूमि है, कृषि भूमि का जो औने पौने दामों में बांटने का काम कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया। एक एक रुपए में सैकड़ों और हजारों बीघा जमीनें अपने चहेतों को देने का काम कांग्रेस की सरकारों के द्वारा किया गया। तो ये उत्तराखंड के हितैषी नहीं बल्कि उत्तराखंड के, अगर हम बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो उत्तराखंड के घोर शत्रु की भूमिका में कांग्रेस पार्टी हमेशा से रही है। और मैं सोचता हूँ हम देखिए, हमारी सरकार का स्पष्ट मंतव्य है, हम सख्त भू कानून लेकर आएंगे जो जनता के सरोकारों से जुड़ा हो, जनता के हितों से जुड़ा हो और जैसा जनता की अपेक्षा है उसके ऊपर पूरी तरह से खरा उतरे। हम विकास भी चाहते हैं, जो ऐसा भू कानून जहाँ पर विकास भी हो और जनता का जो जनता के हितों का भी पूरा ख्याल रखा जाए और जनता के मंशा के अनुरूप हम जो सख्त कानून लाने जा रहे हैं, मैं सोचता हूँ जनता भी उसको अप्रिशिएट करेगी। और ये चीज जैसे ही भू कानून का ये ड्राफ्ट आपके सामने भी आएगा, मैं सोचता हूँ अगली जो भी आप डिबेट इस मुद्दे के ऊपर करेंगे, आप सब भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। कांग्रेस का काम अच्छा संजीव जी, ये भू कानून वैसे ही अगले बजट सत्र में आ रहा है जैसे यूसीसी आप अभी लागू करने वाले थे राज्य स्थापना दिवस में? देखिए, यूसीसी की आप बात करते हैं तो यूसीसी भी बहुत हम बात करना नहीं चाहते हैं, करनी पड़ती है क्योंकि आपने कहा था राज्य स्थापना दिवस में आप इसको लागू करेंगे। राज्य स्थापना दिवस भी निकल गया, अब आप कह रहे हैं अगले बजट सत्र में आप भू कानून लेकर आएंगे। इस पर जवाब मैं आपसे लूंगी, बने रहिएगा हमारे साथ। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो लासर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं बैठकों का दौर जारी, भू कानून को सख्त करने की तैयारी। आज चर्चा इसी मुद्दे पर मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रबोध कपरवान, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके। प्रबोध जी, स्वागत है आपका। लेकिन उससे पहले संजीव वर्मा जी, जो सवाल मैं पूछ रही थी आपसे, क्या ये वैसा ही है जैसा कि अभी लागू होने वाला था या वाकई गंभीर हैं आप? अनम्यूट कीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मंतव्य पूरी तरह स्पष्ट होता है। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हम ग्राउंड जीरो पर और धरातल जो भी हम वायदा करते हैं उसको उतारने का काम भी हम स्वयं करते हैं। जिस आपने जैसे बोला कि आपने यूसीसी के लिए बोला था, तो हम यूसीसी भी बहुत जल्द ही लागू करने जा रहे हैं। और अभी तक यही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार यूसीसी का विरोध कर रही थी। अब उसी बात को लेकर ये यू टर्न मारते हुए ये अब बोलने लगे हैं कि आप यूसीसी कब लागू कर रहे हैं। तो अपना मंतव्य स्पष्ट कीजिए। आप कल तक तो आप बोलते थे यूसीसी हम लागू नहीं होने देंगे, हम लागू नहीं करना चाहते, हम यूसीसी का विरोध करते हैं। उनको लग रहा है ना आपकी मंशा नहीं है। तारीख तक तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही थी और आज बोल रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी उसको लागू करें। तो चटबी मेरी पटबी मेरी, ऐसा तो नहीं चलेगा। ठीक है, प्रबोध कपरवान जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
ने पूरी तरह स्पष्ट किया है, यूसीसी यहाँ की जनता की मांग है, उसके ऊपर ठीक है। हमको प्रमोद कपरवान जी रुकिए, चुनाव में एक बड़ा मैंडेट मिला है संजीव जी रुक यूसीसी जाइए, लागू करने के लिए, और संजीव उसको जी हम रुकिए जरा। लागू करने वाले बहुत ही जी। प्रमोद कपरवान जी, यहाँ पर जैसा कि अभी संजीव जी कह रहे हैं कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। इससे विपक्ष अब कह रहा है कि आप भू कानून को सख्त कर नहीं पाएंगे, या विपक्ष डर रहा है कि अगर भू कानून को सख्त कर दिया तो सरकार को फायदा हो जाएगा। और प्लीज अपना फ्रेम भी ठीक कर लीजिएगा। अनम्यूट कीजिए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी फासिस्टवादी पार्टी है, इनका मुद्दों से लेना देना नहीं है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि 9 नवंबर भी गुजर गया, आपने कहा यूसीसी का कानून आप लेकर के आएंगे। अरे पहले तो इनको यही पता नहीं है कि यूसीसी कानून है क्या। इस यूसीसी कानून के अंतर्गत इनको यही पता नहीं है, खुद मुख्यमंत्री जी ने इसको पढ़ा नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये क्या सशक्त भू कानून लाएंगे। 24 साल राज्य को बने हुए हो गए, राज्य के अंदर भू कानून, भूमि बची कहाँ है जो ये भू कानून लेकर के आएंगे। इसलिए यशस्वी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से विफल पार्टी है। ये पार्टी जुमलों की पार्टी है। ये यशस्वी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये झूठे लोग हैं, और सिर्फ और झूठे वादों और झूठे जो वादे ये करते हैं, लोगों को भ्रमाने का काम करते हैं। और इस झूठे वादों में इन्होंने 11 साल पूरे केंद्र ने काटे, और 7 साल से धामी जी इस प्रदेश को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप बताएं कि जो 9 नवंबर को इन्होंने कहा था कि हम सशक्त यहाँ पर जो है यूसीसी का कानून लाएंगे, लेकिन 9 नवंबर निकल गया। आप बताएं कि भू कानून को लेकर के वो यार, मैं अपने बड़े भाई संजीव वर्मा जी, जो मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपसे बड़े विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, आप जो है डिबेट की जो शुरुआत है वो सिर्फ और सिर्फ जो है कांग्रेस की बुराई से शुरू करते हैं। अरे भाई, आपको भारी भरकम जो जनादेश उत्तराखंड के लोगों ने दिया है, ये उत्तराखंड के लोगों ने इसलिए दिया है कि आप जो है उत्तराखंड के विकास के लिए काम करें, आप उत्तराखंड के नौजवानों के रोजगार के लिए काम करें, आप उत्तराखंड के जो है पलायन के लिए काम करें, आप उत्तराखंड में बेरोजगारी के लिए काम करें, आप उत्तराखंड में भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो उसके लिए काम करें। लेकिन आप अपनी डिबेट की शुरुआत ही सिर्फ और सिर्फ जो है भ्रष्टाचार से, जो है कांग्रेस की बुराई से करते हैं, और कांग्रेस पे ही पूरी डिबेट को लेकर के चलते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आखिर 9 नवंबर भी गुजर गया, यूसीसी का जो आधा अधूरा कानून है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिस यूसीसी कानून का कोई मतलब नहीं है, उसको भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं करा पाई। तो आप क्या सशक्त भू कानून लागू कराएंगे? आपको उत्तराखंड के जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड आने वाले समय में जब कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप में सशक्त भू कानून हम लागू करेंगे। और आपसे, आपके बस का, आप जुमलेबाजों की पार्टी है। प्रधानमंत्री जो है 11 साल से झूठ बोलते हैं, और मुख्यमंत्री जो है 7 सालों से झूठ बोलते हैं। यशस्वी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप बताएं ना कि जो है अभी जो है 9 नवंबर गुजर गया, 9 नवंबर को इन्होंने कहा था कि जो है इस प्रदेश के अंदर ये जो है प्रमोद कपरवान जी, मैं तो इस मुद्दे पर बात कर ही चुकी हूँ। बार बार आप 9 नवंबर कर रहे हैं। ये प्रश्न मैंने ही पूछा था उनसे कि भैया 9 नवंबर निकल गया है और आपने कहा था हम यूसीसी लागू करेंगे। आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या है जो वो सशक्त भू कानून लाना चाहते हैं। और रही बात कांग्रेस की को कोसने की, तो कांग्रेस को अभी यूकेडी के प्रवक्ता भी कोस रहे थे। जमीनें भारतीय जनता पार्टी ने ही तो लूटी है। आप बताएं, बाबा रामदेव को कौड़ियों के भाव में जो है देवप्रयाग से लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर चंद पैसों में जो है जमीनें आवंटित की जा रही हैं। ये क्या 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 तरीका है, आप बताएं ना। और इस तरह से कई सारे उद्योगपतियों को आप जो है जमीनें जो है कुछ ही पैसों में देने का काम कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को लूटने का काम करना चाहती है।
ठीक है, उदित घड़ियाल जी का रुख कर लेते हैं। उदित जी, बहुत सारे क्लॉज आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि भू कानून को सख्त करने का मतलब क्या है और कैसे उसको सख्त करना है। सिर्फ सख्त हो जाना चाहिए, उससे ज़मीन जो है वो बाहरी लोगों के पास नहीं पहुंचेगी, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है लोगों के मन में। लेकिन आप जिस थ्योरी के हिसाब से बता रहे हैं, अगर उस थ्योरी के हिसाब से भू कानून नहीं आता तो आपको ऐसा लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है? बिल्कुल नहीं यशी जी, बिल्कुल फायदा नहीं होगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं, सबके सब बात कर रहे हैं, सभी विद्वान बैठे हुए हैं, सब कोई ना कोई, किसी का सबका ज्ञान है कहीं ना कहीं इस विषय में। लेकिन सबको ये समझना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं कृषि पे लगाओ, कृषि पे लगाओ। हिमाचल में जब लगा था तो वो संपूर्ण भूमि पे लगा था, और कृषि केवल, जो अभी इन्होंने बताया था, कृषि में केवल कृषि करने वाला ही खरीद सकता था। हमने थोड़ा सा, तिवारी जी जब आए तो तिवारी जी ने कहा कि साहब इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। आप देखिएगा खोज करके कि जो तिवारी जी के समय जमीनें खरीदी गई थी, उनमें बहुत सारी जमीनों में जिस प्रयोजन के लिए खरीदी गई थी वो नहीं हुआ, उसकी जगह कुछ और हो गया, किसी ने मॉनिटर नहीं करा। उसके बाद जनरल साहब आ गए, जनरल साहब ने तुरंत तत्काल 250 मीटर का उसमें एक प्रावधान, मतलब उसका लगा दिया कि 250 से ऊपर नहीं होगा। हमारा कहना, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है 250 नहीं, पहले आप संपूर्ण पे लगाएं। और अभी ये पिछले जो 7, 8, 10, 12 साल से खेल हुआ, ये किसी की समझ में नहीं आया। हम लोग सब, हम उसमें मैं भी हूं शामिल, हम किसी को समझ में नहीं आया कि निकायों का विस्तार धीरे धीरे होता चला गया। पौड़ी इतना सा था, पौड़ी इतना बड़ा हो गया पौड़ी की जो कृषि भूमि थी वो सब निकाय में आ गई हैं। ऐसे ही नैनीताल में हुआ, ऐसे ही अल्मोड़ा में हुआ। लोगों ने आके जमीनें खरीदी, कुछ माफिया हर जगह हरदम रहते ही हैं, तो उन लोगों को पता था कि निकाय का एक्सपेंशन होने वाला है, ये गांव जुड़ने वाला है, उन्होंने वहां पर जाके भूमि खरीद ली, औने पौने दाम खरीदी। उस समय लोगों ने कहा कि कौन खरीदेगा कृषि भूमि, चलो ले रहे हो। उन्होंने कहा हम देख लेंगे, तब जैसा होता है गेम, और उन्होंने वो भूमि उनसे ले ली। वो बाद में निकाय में जुड़ गई और वो करोड़पति बन गए। उसमें अब बाहर के लोग आ गए, हरियाणा से आ गए, फिर कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं कानून नहीं है कि आप नगर निगम निकाय भी या निकाय क्षेत्र में भूमि कोई बाहर वाला नहीं ले सकता, वो बिल्कुल ले सकता है। तो सबसे पहला जो है, मेरा मानना है, जितने भी लोग लगे हैं भू कानून के लिए, उनको सबसे पहले मांग करनी चाहिए कि पहाड़ी क्षेत्र में संपूर्ण बैन लगना चाहिए। किसी भी भूमि 1 साल के लिए लगाएं, 1.5 साल के लिए लगाएं, 2 साल के लगाएं, कमेटी बिठाएं, उसमें देखते रहें, चेक करें। मनोज वाजपेयी जी ने, मैंने अभी आपको बताया ना, 15 नाली जमीन ली है, अभी कभी कुछ साल, 1 साल 3 साल पहले ली है। कैसे ली उन्होंने 15 नाली जमीन? किसने उनको लेने दी, किसके नाम से? अगर उन्होंने योग और ध्यान केंद्र के लिए करना था, तो अगर नहीं हुआ तो वो वापस हो जानी चाहिए किसानों को तत्काल। वो भी कानून लागू होना चाहिए। त्रिवेंद्र जी के समय जो हुआ था, देखिए हम बोल रहे हैं कि त्रिवेंद्र जी के समय गलत हुआ, लेकिन त्रिवेंद्र जी के समय ये एक राइडर भी लगा हुआ था कि 2 साल के अंदर अगर उसका कार्य नहीं हुआ तो वापस आनी चाहिए। अब जो त्रिवेंद्र जी के समय लोगों ने बाहर से आगे खरीदी, अगर नहीं कराए तत्काल, देखिए सरकार का मजा तो यही है, अभी करा है धामी जी ने, ऐसा नहीं है किसी की जमीन करी है कहीं पर, वो अच्छी बात है, ये एक अच्छी पहल है और ये लगातार होना चाहिए। तब जाके प्रदेश, देखिए प्रदेश की स्थिति बहुत बुरी है। कहना बड़ा अच्छा लगता है, हम देहरादून में बैठे हैं, कोई हल्द्वानी बैठा है, रुद्रपुर में, पहाड़ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यात्रा, यहाँ पर यात्रा बंद हुई, 6 महीने एकदम सुनसान सन्नाटा रहता है। हमारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बन पा रहा। हम क्यों नहीं कर पा रहे और ऑल्टरनेटिव में? हम बागवानी को विस्तार क्यों नहीं दे पा रहे? हम कृषि में क्यों नहीं आ पा रहे? बिल्कुल एक फोकस्ड काम क्यों नहीं कर पा रहे? उसमें सरकार को करना चाहिए। जहां तक भू कानून, जहां तक मूल निवास का है, मूल निवास की लड़ाई है, पेचीदा है, लेकिन जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मूल निवास ही मूल है उत्तराखंड का। जिन मेरी माँ बहनों ने कुर्बानियां दी, भाइयों ने कुर्बानियां दी, जिन मेरे बड़े पिता तुल्य लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, आज हम उसके लिए मुंह ताक रहे हैं, हम एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं
कि हमारा क्या होना चाहिए। ये मांगा गया था जिस रूप के लिए प्रदेश, वो रूप नहीं मिल पा रहा है। तो ठीक है। भू कानून के लिए तो तत्काल होना चाहिए उदित जी। संपूर्ण पहाड़ पे बैन। क्योंकि ठीक है, देखिए ठीक है। मैं आपको उदित- बता चुका हूँ याची जी, प्रॉब्लम आएगी आगे कि क्या उदित हम जी, क्या देखिए आपने मैं बहुत उदित सारे क्लॉज बताए और मुझे लगता है कि एक समाज सेवी होने के नाते आपने इसको बहुत डीपली स्टडी किया और आप इसको क्लियरली कह पा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए महज एक राजनीतिक मुद्दा है, और राजनीतिक मुद्दा जब हो गया तो आपको सिर्फ इतना पता है कि वो कानून को सख्त कर दो, सख्त कर दो, सख्त कर दो। काफी लंबे समय से मैं भी इसको पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर हिमाचल की तर्ज पर मांग क्यों की जा रही है, या जिस तरीके से क्लॉज, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आप जिस नजरिए से देख रहे हैं, उस नजरिए से अगर सरकार ने नहीं देखा तो हम फिर उसी सिचुएशन पे आकर खड़े हो जाएंगे। प्रांजल नौडियाल जी, अनम्यूट कीजिएगा पहले तो। देखिए यशी जी, मैं अभी राजनीतिक दलों को भी अभी सुन रहा था और किस प्रकार से मैंने हमेशा कहा कि वो भूमि के कानून और मूल निवास के इस गंभीर प्रश्न को कितने हल्के में लेते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके निकल जाते हैं। ये डेली डिबेटों में जाकर हम यही सुनते हैं कि कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पहला भूमि बंदोबस्त जो है इस प्रदेश में हुआ था, वो जो है 1964 के दशक में हुआ था। 40 सालाना बंदोबस्त था, उसका आधार मूल निवास 1950 था। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि भूमि का जो आधार है वो मूल निवासियों के जो है वहां की नागरिकता, उस प्रदेश की नागरिकता पर आधारित होता है। 40 सालाना बंदोबस्त था, 2000-2004 के बीच में हो जाना चाहिए था। भूमि का वर्गीकरण हो जाना चाहिए था, कितनी भूमि किसकी है, वन की कितनी है, कमर्शियल कितनी है, प्राइवेट लैंड कितनी है और पड़ती भूमि कितनी है, ये सारी चीजें हमारे विमर्श में आ जानी चाहिए थी। 2000 में प्रदेश बना, कोई भूमि बंदोबस्त 2004 तक नहीं हुआ। उल्टा जो है फिर हमने बाद में देखा कि भूमि कानून किस तरह से लचर किए गए। आपने देखा कि कांग्रेस के टाइम पर 500 वर्ग मीटर की एक बाध्यता जरूर आई थी, लेकिन उन्होंने वो नगर निकाय विस्तार को लेकर जो चिंता अभी गलियाल जी भी कर रहे थे, वो एक गंभीर चिंतन था कि नगर निकायों का विस्तार क्यों हो रहा था। जब भी विस्तार होता है, नगर पालिका नगर निगम में जाती है, नगर पंचायतें नगर पालिका में आती हैं, तो भूमि के कानून अलग तरीके से लगते हैं और भूमि कोई भी आकर ले सकता है, कितनी भी भूमि ले सकता है, उस पर कोई रोक लगने का कोई भी, वो सारे लूप होल्स हमेशा छोड़ दिए गए खुली लूट के लिए। आप 2018 में देखिए, तत्कालीन गवर्नमेंट ने जो है 143 में जो लैंड यूज चेंज करने का जो एक्ट था, जो बड़ा टिपिकल था कृषि भूमि को कमर्शियल में चेंज करने का, उसमें जो है वो बाध्यता ही खत्म कर दी। आप किसी भी जो है भूमि को इंडस्ट्री के नाम पे लीजिए, और ये बीजेपी गवर्नमेंट थी जो अभी बड़े बड़े वादे कर रहे थे, किसी भी भूमि को एमओयू साइन कीजिए, इंडस्ट्री के नाम पे लीजिए, और एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट लेटर ऑफ इंटेंट। मतलब क्या करना है, वो तो लेटर साइन ही नहीं होता है हमारे यहाँ तो मेमोरेंडम साइन कीजिए, इंडस्ट्री के नाम पे जमीन लीजिए और उसके बाद जो चाहे उस जमीन का कीजिए। ये परिपाटी जो है दोनों गवर्नमेंट में चलती रही, हमेशा चलती रहेगी। 12.5 एकड़ का जो कैप था इंडस्ट्री के नाम पर, वो कैप भी जो है उस संशोधन में खत्म कर दिया गया। यानी अब आप भूमि जितनी भी चाहे उतनी ले सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। और जिस आप अभी गलियाल जी भी बात कर रहे थे कि उसमें 2 बाध्यताएं थी, एक था कि आप जो है 2 साल के अंदर अंदर जो है आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, और दूसरी बाध्यता यह थी कि जिस प्रयोजन के लिए आपने भूमि ली है, वो प्रयोजन अगर आपने जो है पूरा नहीं किया तो भूमि वापस गवर्नमेंट में निहित हो जाएगी। लेकिन ये दोनों प्रयोजन खत्म कर दिए गए जून 2022 में तत्कालीन धामी सरकार की अध्यक्षता में। जो धामी सरकार के टाइम पर ये पूरी बाध्यताएं भी खत्म कर दी गई। अब आप जितना चाहे भूमि लीजिए, जो चाहे कीजिए। और देखिए, ये भूमि कानून लगातार ये सरकारें कमजोर कर रही हैं और जनता को बेवकूफ बना बनाकर बार बार वादे कर रही हैं कि इस सत्र में उस सत्र में हम ये भूमि कानून ले आएंगे। पिछले सत्र में क्या किया, गैरसैंण में बैठे, अपने भत्ते बढ़ाए, अपना वेतन बढ़ाया और वापस आ गए। और इतनी गंभीर मुद्दों पर जो है चर्चा, पूरे प्रदेश में जो है आंदोलन चल रहे थे, उस पर कोई बात ही नहीं हुई। अरे आप हिमाचल में 1972 में इतने विजनरी लीडर आए थे, उन्हीं के कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेते। आप सिक्किम में चामलिंग को देखिए, उन्होंने 2016 में पूरे प्रदेश को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित करवा दिया। वहां पर जो है हर्ब्स की खेती हो रही है, वहां पर फूलों की खेती हो रही है, वहां पर कमर्शियल क्रॉप कल्टीवेशन हो रहा है। एक प्रदेश, आप इसको हिमालयी प्रदेश कहते हैं, आप इसको पहाड़ी प्रदेश कहते हैं, और आपका जो फोकस है वो जो है हरिद्वार के, उधम सिंह नगर के इंडस्ट्रियल एरिया पर टिकी हुई है। क्या उससे जो है बैकबोन बनेगी, इस इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बनेगा इस प्रदेश का? ये सब झूठ है, ये सब जो है बहानेबाजी है। और इसकी प्रांजल नौडियाल जी, मैं वापस आती हूँ, रुक जाइएगा। अभी जो है आप देख रहे होंगे एक सेकंड, ठीक है प्रांजल जी, होल्ड ऑन प्लीज। एवरेस्ट में एक बड़ी जमीन जिसका जो है प्रांजल जी जो केवल और केवल जो बताया गया कि वो जमीन, दीपक रावत जी,
यहाँ पर जो क्लॉज आ रहे हैं उन पर भी काम करना जरूरी है, अदरवाइज अगर फिर भी सरकार भू कानून को सख्त करती है तो भी वो किसी काम का नहीं होगा, जैसा कि उदित जी और प्रांजल जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। दीपक जी, ये चीजें होती हैं कि आपने एक जमीन जो इतनी महंगी जमीन जो आपने जो है ठीक है दीपक जी अपनी बात को रखिए, प्रांजल जी रुक जाइए। जमीन जो है आपने किसी कंपनी को दे दी है, 1 करोड़ पर मंथ, 1 करोड़ पर ईयर के उससे दे दिया। हेलो यासी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यासी जी जी ये सवाल मुझसे था। हाँ जी यासी जी देखिए, आपने पहले भी पूछा कि सरकार पे आप विपक्ष विश्वास क्यों नहीं कर रहा है, तो देखिए मैं पहले भी आपके चैनल में बोल चुका हूँ। आज जब हम यहाँ 13 नवंबर को ये डिस्कशन कर रहे हैं, इन सब पैनल में सभी लोग को जानकारी दे दूं कि इस वर्ष के प्रथम दिन यानी 1 जनवरी 2024 को उत्तराखंड क्रांति दल ने एक दिन का अवकाश रखा था दीनदयाल उपाध्याय पार्क में, और इसी विषय में था कि भू कानून और सख्त भू कानून। तब तक कोई भी ना सामाजिक संगठन ना कोई राष्ट्रीय दल, किसी भी प्रकार का कोई दल इस विचारधारा में नहीं था कि एक सख्त भू कानून चाहिए या किसी प्रकार के आंदोलन में था। उसका नतीजा क्या निकला यासी जी कि 5 जनवरी उसी हफ्ते की, मतलब 1 तारीख को हम उपवास रखते हैं दीनदयाल उपाध्याय पार्क में, और 5 तारीख को खटीमा की रैली में हमारे यही मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी जनता के सामने कहते हैं कि यदि इस प्रदेश को कोई सख्त भू कानून और मूल निवास देगा तो भारतीय जनता पार्टी देगी। अब आप देखिए इसी बीच कोई यूसीसी की बात नहीं थी, यूसीसी आया, यूसीसी का विधेयक भी आ गया, पास भी हो गया। दीपक जी यूसीसी की बात कैसे नहीं थी, यूसीसी उनके मैनिफेस्टो में था भाई, यही तो वो डंके की चोट पे कह रहे हैं यूसीसी हमारे मैनिफेस्टो में था, आप कह रहे हैं यूसीसी की कोई बात ही नहीं है। यासी जी जनता जो मांग रही है भारतीय जनता पार्टी वो नहीं, यही तो हम कह रहे हैं कि अब अगर आ गए हैं तो मैंने पहले कहा था जितनी तत्परता से, गंभीरता के साथ और अधीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को लागू करा, उसी गंभीरता के साथ और अधीरता के साथ। और बीजेपी के प्रवक्ता अभी भी यही बात तो कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि भाई आप यूसीसी के खिलाफ थे, अब आप ही सवाल पूछ रहे हैं कि यूसीसी लागू क्यों नहीं किया। यूसीसी लागू इसलिए नहीं किया क्योंकि स्थायी निवासी की जो परिभाषा है जिसमें यहाँ के मूल निवास के लिए आंदोलन हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रभाव जो होगा उन्हीं के अधिकारों में होगा। तो ये कैसे संभव है कि एक सरकार कहती है कि मूल निवास भी और दूसरी तरफ वो यूसीसी में कहती है कि स्थायी निवासी की परिभाषा में 1 साल का, तो ये विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हो या मुख्यमंत्री हो, ठीक है संजीव जी से जवाब ले लेते हैं इसका फटाफट। संजीव जी जवाब दीजिए। जैसी जी देखिए, जिस तरह से कांग्रेस सरकारों में भू कानून को पूरी तरह से लचीला बनाकर यहाँ पर भू माफियाओं को एक तरह से आमंत्रित और आकर्षित किया गया और उत्तराखंड की तमाम जनता, तमाम जो जमीनें थी उसकी जो बंदर बांट करने का काम कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों में किया गया। जब हमारी माननीय पीसी खंडूरी जी की हमारी सरकार आई, हमने उसके ऊपर बंदिश करने का काम किया, उसके ऊपर लगाम लगाने का काम किया और 250 वर्ग मीटर तक की एक फाउंडेशन हमने क्रिएट करी और उससे बहुत हद तक जो हमारी कृषि भूमि है और नगर निगम से बाहर की जितनी जमीनें हैं उसको बचाने में हमारी सरकारें कामयाब रही। और अभी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा यहाँ पर बाहर के जितने भी लोगों के द्वारा जो जमीनें परचेज की गई हैं उनके भी एक जांच बिठाई गई है। क्या किसी व्यक्ति के द्वारा जो 250 मीटर का जो एक हमने एक क्राइटेरिया फिक्स किया था, उसमें क्या एक परिवार के नाम पर 2-2, 3-3 व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति ऐसा यदि किसी ने किया है या परचेज की है तो उनकी तमाम जमीनों को भी सरकार में निहित करने का काम आरंभ कर दिया गया है। और इस प्रकार की 200 से ज्यादा फाइलों पर इस समय काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग जिन लोगों ने अधिक जमीन यहाँ पर सरकार से परमिशन लेकर परचेज करी और जिस प्रयोजन के लिए परचेज करी
उसमें 2 साल का एक जो टेन्योर फिक्स किया गया कि आपको 2 साल के भीतर इसमें जो जिस प्रयोजन के लिए आप ले रहे हैं वो परियोजना आपको पूरी कंप्लीट करनी होगी। ऐसे जो भी व्यक्ति उनको पर संजीव जी, प्रांजल जी यही तो कह रहे हैं कि आपने उस बाध्यता को भी खत्म कर दिया, और अगर आपने उस बाध्यता को भी खत्म कर दिया तो अब कोई भी कितनी भी जमीन खरीद रहा है, उसमें क्या कर रहा है, कुछ आइडिया ही नहीं है। यशी जी गलत बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने कोई बाध्यता समाप्त नहीं करी है, बल्कि जो 250 मीटर वाला जो प्रावधान है वो आज भी लागू है और उसको पूरी सख्ती के साथ यहाँ पर लागू किया गया है। हाँ, और अगर लागू है तो जिन लोगों ने उन जमीनों का, जिस काम के लिए जमीन ली, अगर उसका उपयोग नहीं किया है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे जमीनें वापस लेनी चाहिए। यशी जी मेरे को बोलने तो दीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। यशी जी देखिए, जिस व्यक्ति के द्वारा 250 मीटर से ज्यादा यदि किसी व्यक्ति के द्वारा होटल, हॉस्पिटल या शिक्षण संस्थाएं या उद्योग या किसी और प्रयोजन के लिए जो सरकार से जमीनें ली गई, उसके ऊपर एक बार लगाया गया है कि आपको 2 साल के अंदर अंदर इस परियोजना के ऊपर अपना काम करना है और इसको पूर्ण करने का भी काम करना है। और यदि ऐसे उसमें कोई भी व्यक्ति फेल रहता है तो उन तमाम जमीनों को सरकार में निहित करने का काम आरंभ कर दिया गया है। और मैं सोचता हूँ सरकार पूरी तरह से गंभीर है, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी है कि मानती नहीं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बार बार बोल रहे थे, जो बाबा रामदेव का उदाहरण दे रहे थे, ये इनको खाली संतों को ही दिखाई देता है। चलिए, प्रमोद कपरवान जी जवाब देंगे। प्रमोद कपरवान जी, ठीक है, रुक जाइएगा। प्रमोद कपरवान जी जो लगातार संतों, ठीक है संजीव जी रुकिएगा। प्रमोद कपरवान जी लगातार अपमान करने का काम कर रहे हैं। जब उनको संजीव जी रुक जाइए। प्रमोद कपरवान जी अपना वक्तव्य रखिए और फड़के जी रुक जाइए। संजीव जी प्लीज। किया गया था और मैं सोचता हूँ आप लोग कितने तुष्टिकरण में कितने अंधे हो गए हैं, अच्छे बुरे का कोई ज्ञान ही नहीं रहा है। जब देखें आप सनातन का विरोध करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। घूम फिरकर बात सनातन पर आकर खत्म हो गई। प्रमोद कपरवान जी। यशस्वी जी, मैं आपसे ये बहुत विनम्रता के साथ एक कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सनातन से कोई लेना देना नहीं है। यदि ये नहीं, आप ही का लेना देना है। सनातन का इसीलिए हिंदू को जाति में बांटने की बात करते हो। विकास इसीलिए नहीं हो पा रहा है उत्तराखंड का। बात हम कर रहे हैं यहाँ पर भू कानून की, आ गए हम सनातन पर। फटाफट प्रमोद कपरवान जी अपनी बात को पूरा करिएगा, समय की कमी है हमारे पास। प्रमोद कपरवान जी, ठीक है। संजीव जी रुक जाइए, चर्चा अलग दिशा में नहीं ले जानी है मुझे। प्रमोद कपरवान जी चलिए ठीक है, आपकी आवाज भी स्पष्ट आ पा रही है। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं, भू कानून को सख्त करने को लेकर अब सरकार गंभीर नजर आ रही है। हालांकि विपक्ष सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े कर रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।